सीढ़ियाँ तो सिर्फ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ तो सिर्फ उन्हें मुबारक जिन्हें तो सिर्फ छत छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो अपना रास्ता खुद ही बनाना है। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, है ना, क्वेश्चन बैंक से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो कि है संसाधन एवं विकास का, है ना। जो लास्ट हम लोग बचा था वो बचा था दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यही जो बचा था हम लोग का लास्ट बचा था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसका टोटल क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने, है ना, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न नहीं किया है, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव का के नहीं किया है, लघु उत्तरीय का प्रश्न का आंसर नहीं देखा है। ठीक है, तो सारी, है ना, वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ जाइए, है ना, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप सभी वीडियो का संसाधन एवं विकास में जितने भी है ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, है ना, और अभी हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय, सभी का जो है सो वीडियो उस चैनल और प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, तो वहाँ जाके आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग सभी मिलकर क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, सभी को हम लोग जो है सो क्वेश्चन को फोड़ देना है। ठीक है, हम लोग सभी मिलकर सभी को क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़कर इस चैनल का हिस्सा जरूर बने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले जो है सो वीडियो में, नहीं, अगले क्वेश्चंस पे, जो कि अभी क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग को मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव में भी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया है 4 भागों में। कौन कौन? पहला आपका व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, दूसरा आपका सामुदायिक संसाधन, तीसरा आपका राष्ट्रीय संसाधन और चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो वही यहाँ पर आपको बताना है और लिखना है। ठीक है, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका व्यक्तिगत संसाधन है। अब लोग व्यक्तिगत संसाधन को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए व्यक्तिगत संसाधन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, व्यक्तिगत संसाधन, तो ऐसे संसाधन जो व्यक्ति या जो व्यक्तिगत या निजी संपत्ति हो, जैसे मकान। अब एक मकान किसका होगा? एक व्यक्ति का ही होगा ना, उसके पूरा समाज का थोड़ा ना हक होगा। बाग यानी कि बगीचा, बगीचा में किसका? एक व्यक्ति का हाथ होगा। ठीक है, कुआं, कुआं भी किसका? एक व्यक्ति का हाथ होगा। भूमि, किस, आपका जमीन आपका ही नाम पे है ना, आपका नहीं, आपका पापा का नाम होगा, आगे चल के आपका नाम होगा, तो आप ही का होगा ना, पूरा समाज का थोड़ा ना होगा। इसलिए व्यक्तिगत संसाधन यानी कि किसी खास व्यक्ति का हो, उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा बात है सामुदायिक समावित्व वाले संसाधन। इसमें भी हम लोग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सभी संसाधन नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, सामुदायिक संसाधन मतलब समाज का संसाधन, मतलब पूरे समाज का हो, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय या सभी लोग कर सकते हैं, है ना, वो सामुदायिक संसाधन है। जैसे क्या? शमशान। अब शमशान घाट जहाँ जो है सो मृत व्यक्ति को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। वो किसी एक व्यक्ति का होगा क्या? नहीं ना होगा। वहाँ पर अगर एक व्यक्ति का होगा तो सिर्फ उसी जो व्यक्ति है उसी के घर में अगर कोई व्यक्ति अगर का मृत्यु हुआ हुआ हो तो ही वहाँ जाके उसको क्रियाक्रम कर सकता है। लेकिन पूरे समाज का है, इसलिए पूरे समाज वहाँ, पूरे गांव के लोग जाके वहाँ पर जो है सो किसी व्यक्ति का सारा सारा काम कर सकता है। ठीक है, तो शमशान आपका क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। भूमि, मिट्टी, जो भूमि है, भूमि भी आपका क्या होगा? यानी शमशान भूमि, सॉरी, शमशान भूमि पूरा आपका किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सामुदायिक संसाधन। ठीक है, तालाब, तालाब किसका होगा? सामुदायिक संसाधन। जब तालाब में मछली जो है सो मछली पकड़ता है तो पूरा समाज का होता है, ना कि एक व्यक्ति का। पिकनिक स्थल, है ना, टूरिज्म, एक किसी समाज का होता है, ना कि एक व्यक्ति का। खेल का मैदान, ये भी क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, तो हम लोग व्यक्तिगत संसाधन समझ गए, सामुदायिक संसाधन समझ गए। अब हम लोग राष्ट्रीय संसाधन को समझते हैं। राष्ट्रीय संसाधन यानी कि किसी देश का संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसी का देश का संसाधन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। चारों संसाधन अपने अपने नाम से ही परिभाषित है। ठीक है, ऐसे संसाधन जो देश की संपत्ति है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऐसे संसाधन जो एक देश का संपत्ति हो, ठीक है, अर्थात सरकार के अधीन में हो। जैसे सारे खनिज पदार्थ, जितने भी भारत के अंदर कोई भी स्टेट में खनिज पदार्थ है, किसी एक व्यक्ति
या फिर किसी एक समुदाय का है क्या? नहीं है, पूरा का पूरा सरकार का है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। जो भी अदर कंट्री खरीदता है तो गवर्नमेंट से को टैक्स देकर गवर्नमेंट से जो है सो बात कर कर ही लेता है ना कि एक व्यक्ति और समुदाय से, ठीक है। जल संसाधन आपका भी है वो राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। वन्य जीव संसाधन, वन भी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है ना। वन्य जीव, जितने भी वन्य में जीव है सभी वो देश का है, किसी एक व्यक्ति या समुदाय का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ गए, पहला आपका समझ गए व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और एक बचा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब वो पूरी दुनिया का हो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हित में हो, ठीक है। ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, ऐसे संसाधन जो किसी जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है वो भी उसको कंट्रोल करता है। जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर खुले महासागरीय क्षेत्र है, मतलब तट रेखा, किसी भी देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाहर एक खुले महासागरीय है, वो किसी एक देश का नहीं है, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ये भी आप लोग समझ गए। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है ना। और अगर होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं एक ही क्वेश्चन इसी पे ही एक वीडियो लाऊंगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों कितने भागों में बांटा गया है, और चारों को अच्छे से उसमें है ना किया करूँगा, उसमें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो संसाधन के जब हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो किस प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है। अगर हम पेड़ पौधे को अंधाधुंध काटने लगे तो क्या होगा, हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, हैं, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ना मिलेगा। इसलिए संसाधन को जो है अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर कर रहे हैं तो उससे किस प्रकार समस्या उत्पन्न हो रहा है वही यहाँ पर लिखना है। चलिए अब पढ़ते हैं, क्या यहाँ पर आंसर क्या दिया है कि आज विश्व में इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। मतलब कि आज की दुनिया इस प्रकार भागदौड़ वाला हो गया है ना कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी कोई जो है सो अगर दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है नहीं कर रहा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। संसाधन का क्या यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। इस भागदौड़ जिंदगी में सभी व्यक्ति व्यस्त हैं, ठीक है। किसी को भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि उस टाइम से निकाल कर पर्यावरण का सुरक्षा करें, ठीक है। तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, अधिक से अधिक सामुदायिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं, जिससे संसाधन अत्यधिक उपभोग हो रहा है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि संसाधन जो है वो सभी व्यक्ति जो है चाहता है कि हमको बहुत से ज़्यादा मिले, ठीक है, अधिक से अधिक हमको संसाधन मिले, ठीक है। तब इतना जनसंख्या हो गया है, इतना भारत में जनसंख्या हो गया है, अगर सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधन का उपयोग करने लगे तो क्या होगा, संसाधन घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी ना। इसलिए हमारा जो है सो संसाधन घट रहा है, ठीक है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से निम्नलिखित मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अब हम लोग समस्याएं लिख देंगे, तो समस्याएं क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का दोहन हो रहा है, मतलब कुछ व्यक्ति लालच के कारण कुछ पैसों के चलते संसाधनों को बेच दे रहा है, ठीक है, और उसका दोहन हो रहा है ना, अधिक से अधिक यूज हो रहा है, ठीक है। संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं जिसके कारण समाज अमीर और गरीब दो वर्गों में बट गया है, ठीक है। अब संसाधन जो है सो किसी व्यक्ति के हाथ में आ गया है तो वह क्या करेगा, अपना फ़ायदा के लिए बेचेगा, और फ़ायदा के लिए बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा, ठीक है, तो वो अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब हो जाएगा। इसके चलते दो भागों में वो बंट गया है, अमीर और गरीब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। मतलब कि संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय और भूमि निम्नीकरण आदि। मतलब इस प्रकार हम लोग संसाधन यूज कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है सो एक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, बहुत सारा दिक्कत हो गया है, ठीक है। जैसे भूमंडलीय तापमान हो का है ना, ओजोन परत का क्षय होना, ठीक है, भूमि निम्नीकरण होना, ये सब है सो प्रॉब्लम समस्याएं उत्पन्न होने लगा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि चौथा नंबर, प्रदूषण संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पूरे विश्व में प्रदूषण की मात्रा लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब इस प्रकार हम लोग संसाधन का उपयोग कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है सो प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अत्यधिक उद्योगों के कारण, वाहनों का प्रयोग इत्यादि के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। इतना प्रदूषण हो गया है ना कि मत पूछिए। अब हम लोग संसाधन इतना पेड़ पौधे को काट रहे हैं कि
प्रदूषण बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। हम लोग झारखंड में तो हम लोग झारखंडों का है ना? यहाँ पर तो सिर्फ़ जंगल ही जंगल है, लेकिन यहाँ भी व्यक्ति लोग अभी नहीं समझे हैं और संसाधन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मुंबई और दिल्ली तक जाइएगा ना, तो इतना प्रदूषण मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर पूरा जो संसाधन है, पेड़-पौधे हैं, वो क्या हो रहा है? ख़त्म कर रहा है, लोग जो है उसको सुरक्षा नहीं कर रहा है, ठीक है? हालाँकि सरकार इस पे चाहती है कि इस पे काम किया जाए, है ना? सरकार लगाती है पेड़-पौधे, लेकिन जब तक यहाँ की लोगों की मानसिकता चेंज नहीं होगी तब तक, है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो चलिए ये भी आप लोग समझ गए कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है? अगला है कि प्रदूषण साधनों के अत्यधिक उपयोग से पूरे विश्व में प्रदूषण की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। अत्यधिक उद्योगों के कारण, वाहनों का प्रयोग इत्यादि के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है? मतलब कि संसाधन इतना उपयोग हो रहा है कि पूरे विश्व में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रहा है ना? और सभी जो है सो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई है, ठीक है? और यहाँ लिखा है कि आज संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के, है ना, रोकने की आवश्यकता है, जिससे मानव के लिए बढ़ती समस्याओं को कम किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार संसाधन का उपयोग हो रहा है, अगर इसको नहीं रोका जा सकता है तो आगे अगर समस्या उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? बढ़ती समस्याओं बहुत ज़्यादा ही समस्या उत्पन्न हो जाएगा, है ना? तो यही अब इसमें बोला गया। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। भूमि निम्नीकरण, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भूमि निम्नीकरण होता क्या है, ठीक है? देखिए भूमि निम्नीकरण निम्नीकरण क्या होता है। भूमि निम्नीकरण होना मतलब कि मिट्टी का जो है सो क्षय होना, मिट्टी जो है सो जो है बह जाना, ठीक है? उसी को हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से मिट्टी का उर्वरा शक्ति में लगातार होने वाली कमी को भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण कहा जाता है, ठीक है? मतलब मिट्टी खराब हो जाना, ठीक है? अब जब मिट्टी खराब हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर ही फसल होगा नहीं होगा, पूरा बंजर हो जाएगा, है ना? यानी कि जब प्राकृतिक कुछ होता है, प्राकृतिक क्रियाएं होती है, जैसे बारिश होना, बारिश की वजह से क्या होता है, मिट्टी में मिट्टी का लेयर, ऊपर वाला जो लेयर होता है वो बह जाता है, तो वो क्या हुआ, जितने भी उर्वरा शक्ति होगा वो बह के चला जाएगा, ठीक है? और दूसरा है मानव निर्मित क्रियाएं, जैसे क्या, उद्योग लगाना, है ना, खाना खनन करना, है ना? अगर हम कोयले को खोद के कोयला निकालेंगे, जमीन को कोड़ के कोयला निकालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जमीन जब हम कोड़ेंगे तो खनन होगा कि नहीं, मिट्टी क्या होगा, वहाँ पर खनन होगा, मिट्टी निम्नीकरण हो जाएगा, ठीक है? तो ये लिखा है कि प्राकृतिक तथा मानव क्रियाएं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कारण है। भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है। वनोन्मूलन, आधुनिक विश्व में वनों का प्रतिशत में कमी होती जा रही है। वनोन्मूलन मतलब बोल रहा है कि अभी जो ज़माना है ना, उसमें वनों, इतना जंगल है उसमें कमी हो रहा है। इतने सारे जंगल थे भारत में पहले, तो उसमें कमी होता जा रहा है। कृषि के कारण एवं शहरीकरण के कारण वनों की मात्रा में कमी होती जा रही है। इस प्रकार कृषि हो रहा है ना? लोग चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंगल को उजाड़ के वहाँ पर कृषि कर रहे हैं, ठीक है? एवं शहरीकरण हो रहा है, मतलब कि पूरे एक नगर बस रहा है जिसमें पेड़ पौधे को हटाया जा रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, वनों का मात्रा कम होती जा रही है। वनों के नहीं होने से भूमि का निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। मतलब अब जंगल नहीं रहेगा तो मिट्टी का निम्नीकरण ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जंगल क्या करता है, मिट्टी को अपने जड़ के द्वारा पकड़ कर रखता है, ठीक है? जिसके कारण वो निम्नीकरण नहीं होता। अब अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी ऑटोमेटिक ही निम्नीकृत होगा ना। नेक्स्ट है कि अति पशुचारण, इतना पशुचारण हो जा रहा है कि भूमि पर अत्यधिक पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। बहुत सारा पशुचारण हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, पेड़ पौधे नहीं हो पा रहे हैं, है ना? उसको पौधा में ही उसको क्या करता है, जानवर लोग जो भी जितने भी हैं पशुचारण कर देते हैं, है ना? जिसकी वजह से वो पेड़ पौधे नहीं बढ़ता और भूमि निम्नीकृत होता है। चलिए नेक्स्ट है कि खनन, मतलब मैंने अभी आप लोग को बताया कि कोयले का खनन करना, अत्यधिक खनन के कारण, जैसे कोयला खनन, बॉक्साइट, है ना, इत्यादि खनिजों के खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनिजों के खनन से मिट्टी की मात्रा में काफ़ी कमी होती जा रही है। मतलब कि जिस प्रकार खनन हो जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी मिट्टी का निम्नीकृत हो जा रहा है। जैसे कोयला खनन, है ना, बॉक्साइट खनन, खनिजों का खनन होता है ना, उसी उसी में क्या होता है, मिट्टी का निम्नीकृत होता है, ठीक है? चलिए देखते हैं अधिक सिंचाई। अब अधिक सिंचाई की वजह से भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी का ऊपरी, है ना, सतह जल के साथ बह जाता है। अब ज़्यादा अगर बारिश हो जाएगा या फिर ज़्यादा सिंचाई कर दोगे ना तो मिट्टी क्या होगा, निम्नीकृत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अवशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से जो जल बाहर निकलता है उसका बहाव मिट्टी पर ही होता है। मतलब औद्योगिक जल से निकास से बाहर, है ना,
जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उद्योगों से जो जल बाहर निकलता है, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो भी गंदी जल बाहर निकलता है, उस बहाव का मिट्टी पर भी होता है, उस मिट्टी के साथ बह जाती है, या मिट्टी में प्रदूषण कारक सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। मतलब बोल रहा है कि जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं उससे जो भी कचरा निकलता है, जो जल निकलता है वो शुद्ध नहीं रहता है, वो बहुत प्रदूषित रहता है, और वो जब बाहर निकलता है तो हमारे जो शुद्ध मिट्टी है बाहर में उसको भी वो प्रदूषित कर देता है, निम्नीकृत कर देता है। ठीक है, उपयुक्त कारणों के द्वारा मिट्टी का निम्नीकरण लगातार बढ़ती जा रही है। इन कारणों को कम करके हम भूमि का निम्नीकरण रोक सकते हैं। अब ये सब सभी जितने भी यहाँ कारण लिखा हुआ है सभी को कम करके हम जो है सो भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप एग्जाम में लिखिएगा, है ना, ऑटोमेटिक यही उठा के मत लिख दीजिएगा, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने शब्दों में उत्तर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या संरक्षण किया जा सकता है दोस्तों वो आपको इसमें बताना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय है उसको बताना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं कि मृदा का संरक्षण से अर्थ है कि मिट्टी की ऊपरी सतह अर्थात मिट्टी का उर्वरा शक्ति को बनाए रखने से है। मिट्टी का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी का संरक्षण मतलब मृदा का संरक्षण मतलब मिट्टी का संरक्षण, है ना। इसका अर्थ यही है कि मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है उसको हम लोग बचा के रखें, उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वृक्षारोपण कर सकते हैं हम लोग, जंगल लगा सकते हैं जिसकी वजह से मिट्टी हमारा क्या होगा, अच्छा रहेगा, है ना, जो है सो निम्नीकृत नहीं होगा। पेड़ों का रक्षक मेखला बनाकर बनाकर हम लोग भी मिट्टी को बचा सकते हैं। चारगाहों को उचित प्रबंधन करके, मतलब जो चारगाह होता है उसको भी हम लोग उचित प्रबंधन करके भी पेड़ जो है सो मिट्टी को बचा सकते हैं। पशु चारण नियंत्रण करके, ठीक है, आप लोग गांव से हैं, हम लोग झारखंड से हैं, तो हम लोग पता होगा कि जितने भी पशु हैं वो क्या करता है, वैसे ही जंगलों में छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको खा जाता है और वो बढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से मिट्टी का वन जो है सो निम्नीकृत होता है। ठीक है, रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, है ना, रेतीले टीलों में आप कांटेदार झाड़ियों को लगाकर भी क्या मिट्टी को रोक सकते हो। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी, है ना, नुमा खेती करना, है ना, ढाली नुमा खेती करना। खनन नियंत्रण, है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कोयला वगैरह जो भी बॉक्साइड वगैरह का खनन होता है उसको नियंत्रित कर देना, कम से कम कर देना। ठीक है, जहाँ मन तहाँ खुदाई मत कर देना। बंजर भूमि की उचित प्रबंधन, है ना, बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंधन करें, है ना, वहाँ पर फिर से कोशिश करे सरकार या फिर आदमी कि वहाँ पर फिर से हरियाली हो सके, है ना। औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित करना, मतलब जो फैक्ट्री से जो गंदगी जल निकलता है उसको ऐसे ही गंदगी नहीं निकाले, है ना, उसको फिर से उसको जो एक तरह से बोल सकते हैं शुद्ध करके उसको बाहर निकाले। ठीक है, ताकि बाहर की जितनी मिट्टी है उससे मिलकर वो उसको गंदगी ना कर सके, मिट्टी अपरदन ना हो। ठीक है, उपयुक्त उपाय के द्वारा हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। आज मिट्टी का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि अगर मिट्टी ही नहीं रहेगा तो हम फसल नहीं कर सकते हैं, और फसल नहीं करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग भूखे रह जाएंगे, है ना, और सभी मानव जो है सो क्या होगा, एक दिन ना एक दिन भूखे रहना ही पड़ेगा। अगर यदि इस प्रकार समस्याएं उत्पन्न हो, अगर इस प्रकार से यहाँ पर 9 जितने भी ऑप्शन है ना, 9 में अगर सभी का इस प्रकार अगर यदि तेज़ी से संसाधन का यूज करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, एक ना एक दिन भूखे रहना ही होगा। इसलिए हम लोग को इस सभी चीज़ों का जो है सो ध्यान रखना चाहिए और इन सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों संसाधन एवं विकास से जितने भी आप लोग का जेक बोर्ड ने जारी किया था मैंने आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, जिसमें हम लोग संसाधन एवं विकास के ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन के सारे क्वेश्चन। इसी प्रकार हम लोग सोशल साइंस का सभी क्वेश्चन को करते करते एक दिन कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग का मॉडल पेपर आएगा, फिर मॉडल पेपर को जानेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें ताकि हम लोग सभी साथ मिलकर एग्जाम को फोड़ देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।